रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम जो लेकर आता है उन हस्तियों को जो देश का परचम लहराते हैं विश्व पटल पर। आज हमारे साथ इसी कड़ी में बियॉन्ड द गेम प्रोग्राम में है श्रेयसी सिंह, एक ऐसा नाम जो ट्रैप शूटिंग में काफी महारत हासिल कर चुका है। और सिर्फ शूटिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे देश की राजनीति की भी, क्योंकि एक ऐसी शूटर हैं जो देश की राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं और बिहार के जमुई से ये एमएलए भी हैं। और ट्रैप शूटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेडल्स ही मेडल्स की बारिश है और अर्जुना अवार्डी भी रह चुकी हैं। सो श्रेयसी सिंह मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज की स्टूडेंट भी हैं। So thank you so much श्रेयसी, सबसे पहले तो आने के लिए रेडियो मानव रचना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बिकॉज कमिंग टू मानव रचना हमेशा ऐसे लगता है, और क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ आने से ऐसे लगता है कि अपने घर अपने मायके वापस आ गए। क्या बात है। तो नॉट दैट आई एम मैरिड बट स्टिल इट फील्स लाइक होम। क्या बात है, मतलब मायके में वापस आ गई हैं। और अर्जुना अवार्डी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, सभी की झड़ी जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। सो श्रेयसी, सबसे पहले तो मैं आपसे, बियॉन्ड द गेम हमारा ये प्रोग्राम है और इसमें बहुत से खिलाड़ियों से बातचीत कर चुके हैं। आज आपका आना हमारे लिए इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे आपने कहा, घर वापसी जैसी फीलिंग आती है। हमारे लिए भी ऐसा है कि हमारे ही अपने जो बच्चे होते हैं ना मानव रचना के, जब वो आते हैं तो एक कनेक्शन बहुत अच्छा फील होता है। सो सबसे पहला सवाल आपसे यही, शूटिंग की शुरुआत कैसे हुई? आपकी फैमिली में शूटिंग थी ये तो मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं होता ना कि फैमिली वाली चीज जो है वो बच्चे एक्सेप्ट करें, खासतौर पर से आज के टाइम में। डेफिनेटली जिस तरह से आपने बोला, हमारे पिताजी नेशनल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उनसे पहले हमारे ग्रैंडफादर कुमार सुरेंद्र सिंह अध्यक्ष थे। तो निशानेबाजी से एक पुराना संबंध था, एक जुड़ाव था, क्योंकि बचपन से निशानेबाजों के साथ और उस खेल को देखते हुए बड़े हुए थे। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक लगाव भी था खेल के साथ। लेकिन हमेशा हमारे फैमिली ने इसका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया। तो मुझे याद है जब राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 के ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीतकर भारत वापस लौटे थे, तो जिस तरह का जुनून उनको देख के भारतवासियों के मन में, दिल में था, उस जुनून को देखते हुए मेरा मन किया कि मैं भी निशानेबाजी करूं, लेकिन एज एन एथलीट, नॉट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन साइड। तो वहां से एक लंबी सफर की शुरुआत हुई। और उस समय आप कितनी उम्र की थी? कब से शुरुआत करी? 16 साल की थी। 16 साल की थी। यानी ऐसा नहीं है जैसे हम बाकी खेलों में देखते हैं कि 8-9 साल से, 6 साल से बच्चों को प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं। शूटिंग आप लेटर एज में भी कर सकते हैं। निशानेबाजी में लोग कहते हैं कि क्योंकि, और खास तौर से शॉटगन शूटिंग जिसमें ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट इवेंट्स आते हैं, तो सबका ये मानना है, कोचेस का और ऑफिशियल्स का, कि जब तक 12 वर्षीय नहीं होते तब तक वो मसल डेवलपमेंट नहीं होती जिसकी ज़रूरत होती है। बिकॉज शॉटगन इज हैवी, 12 बोर बंदूक से हम चलाते हैं और उसका रिकॉइल बहुत होता है, तो मसल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं थोड़ा और पहले शुरू कर लेती तो, क्योंकि इतना जुनून है निशानेबाजी के लिए आज भी दिल में, कि उसको और लंबा मैं अपने करियर को चला सकती थी। बट मैं तो यही कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। और 2018-2014 कॉमनवेल्थ गेम्स कमाल के रहे, मेडल्स मिले, फिर उसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड भी मिला आपको। तो ये सब करने के बाद आप ओलंपिक्स भी खेली जी। तो इतना सब कुछ करने के साथ साथ ये राजनीति का टाइम कैसे मिला? क्योंकि राजनीति की बात अगर मैं करूं तो जो लोग राजनीति में जाते हैं वो बाकी किसी चीज के लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूँगी। पहली बात, इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपके पास वो जुनून, वो पैशन है कुछ भी चीज़ परस्यू करने के लिए, और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ जिसमें आप बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस जज़्बे के साथ आप करना चाहते हैं, तो आप रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। भले ही रात में आप 4 घंटे की नींद लें, व्हिच इज़ नॉट हेल्दी, बट भले ही आप 4 घंटे ज़्यादा ट्रैवल कर लें, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन अगर वो जज़्बा है तो रास्ता बन के निकल के आ जाता है। दूसरी बात, निशानेबाजी से राजनीति में आने का जो ये निर्णय लिया था मैंने, ये कोई मतलब कोई शॉकिंग या कोई सरप्राइजिंग निर्णय नहीं था।
मैं एक बहुत कम उम्र से ये जानती थी और ये समझती थी कि मुझे गंभीरता के साथ राजनीति में आना है। ओके। और इसकी चर्चा मैंने अपने पिताजी से भी एक बहुत कम उम्र में की थी। हालाँकि उतनी समझदारी, उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जुनून था। जुनून था। जुनून इसलिए था क्योंकि मैंने पिताजी को देखा था कि किस तरह से वो राजनीति करते थे और क्या उनकी फैन फॉलोइंग थी। और जो उनके आदर्श थे, जो उनके मोरल्स थे, जो उनकी लर्निंग्स और अंडरस्टैंडिंग्स थी, उन सिद्धांतों पे मैं भी चलना चाहती थी। तो 2000 लेकिन हाँ, पापा ने एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि श्रेयसी, राजनीति को एक प्रोफ़ेशन समझ के कभी उसमें मत आना। राजनीति जब भी करना तो सेवा भाव से करना, तभी ईमानदारी से कर पाओगी। वरना राजनीति जब तुम्हें लगेगा कि राजनीति तुम्हारा जॉब है और तब तुम उस जॉब की तरह देखने लगोगे, तो कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो सेटबैक्स आने लगेंगे और ईमानदार रहना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। ईमानदार सिर्फ मॉनेटरी वेज के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ईमानदार मतलब खुद से एक ईमानदारी से, लगन से आदमी जो काम करता है, मैं उसके बारे में भी चर्चा कर रही हूँ। तो पापा ने हमेशा बोला था कि अपने ज़िंदगी में कुछ बन जाना, उसके बाद राजनीति में आना, ताकि वो सैटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं कुछ अचीव करके राजनीति में सेवा भाव के साथ आ रही हूँ। 2018 में अर्जुना अवार्ड मिला। 2019 में कुछ नेताओं की मंशा थी कि मैं राजनीति में, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, कि मैं राजनीति में आऊँ। लेकिन मेरा उस वक्त का डिसीजन था कि मुझे तैयारी करके ओलंपिक गेम्स तक जाना है। जी। तो अनफॉर्चुनेटली 2020 के ओलंपिक गेम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन भी हो गए और उसी साल बिहार का विधानसभा का चुनाव भी था। कोविड भी आया, तो कोविड में हर किसी के तरह हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स से ये बात बिहार के बच्चों से, बिहार के युवाओं से ये निकल के आया कि दीदी आप भी राजनीति में आइए। और तब कहीं ना कहीं लगा कि एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं निशानेबाजी के करते करते, और अब शायद बिहार को मेरी जरूरत है कि एक अच्छा प्रतिनिधि बन के दिखाए, जनप्रतिनिधि बन के दिखाए। तो उस तौर से हम राजनीति में आए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको इनकी भाषा से ही पता लग गया होगा कि हम बिहार की राजनीति में आए वाली जो ये भाषा होती है, बहुत प्यारी भाषा होती है। जो लोग बिहार और यूपी से ताल्लुक रखते हैं वो इसे बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं। तो श्रेयसी, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन जब आपने शूटिंग शुरू की तो शुरुआती दौर में कोई चैलेंजेस नजर आए, कोई दिक्कतें नजर आई? क्योंकि जब बच्चा स्कूल में होता है 16-17 साल का, अभी बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, और ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लगता है कि यार ये शौकिया चीज ली थी, अब कहीं प्रेशर तो नहीं बन रहा है। ये होता है स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ। तो ऐसा कोई प्रेशर के टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं, पढ़ना भी है, बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, कॉलेज भी ढूंढना है, करना है आगे सारी चीजें? आई थिंक एक खिलाड़ी होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को क्योंकि लेकर आगे बढ़ना था, मतलब हर दिन वो चुनौती लगता था। हाँ। हर दिन ही एक नया संघर्ष होता था कि कहीं ट्रेनिंग भी, और एक तो शॉटगन ऐसा स्पोर्ट है जो आप रात को शाम को नहीं खेल सकते। हाँ, रोशनी में खेलना होता है। एग्जैक्टली, आउटडोर स्पोर्ट है और रोशनी में खेलना है। तो और वही टाइम स्कूल और कॉलेजेस का भी होता है। तो वो चैलेंज हमेशा था, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम सो ग्रेटफुल to my school, to my college, and to Manav Rachna, because everywhere that I went, I found teachers, I found faculty members जो हमेशा मेरे उस संघर्ष का हिस्सा बन के मेरे संघर्ष को समझ पाते थे। और मुझे लगता है कि गुरु वही सही है जो, चाहे वो जिस भी फील्ड का गुरु हो। आज हम लोग किसी प्रोफेशनल सेटअप में भी जाते तो एक मेंटोर जरूर रहता है। तो कोई भी गुरु किसी भी फील्ड में हो, अगर वो अपने शिष्य का संघर्ष समझ पाए और उस संघर्ष में उसका साथ दे पाए, तो सच्चा गुरु वही है। बिल्कुल। और वही गुरु मुझे डीपीएस आरके पुरम में भी मिले, मुझे हंसराज कॉलेज में भी मिले और मानव रचना में भी मिले। मेरे हर जिंदगी के पड़ाव में जब मेरी पढ़ाई को निशानेबाजी के साथ लेकर आगे बढ़ना था, तो मेरे हर उस गुरु ने मेरा साथ दिया जो मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचा पाया है। बिल्कुल। तो एक अच्छा मेंटोर होना लाइफ में ना आपकी लाइफ चेंज कर देता है, एकदम बदल देता है। सो ये जो प्रैक्टिस आप करती थी, फिर सुबह उठ के करती थी जल्दी जल्दी, या स्कूल से वापस आने के बाद जब बच्चा थक चुका होता है, टीवी देखना चाहता है? स्कूल से आने के बाद कुछ दिन, स्कूल से आने के बाद एकदम, हम लोग का स्कूल खत्म होता था अराउंड लंच आवर, एंड बहुत कम टाइम होता है टू सनडाउन, व्हिच इज अराउंड 4 o'clock मान लीजिए। तो हम लोग सीधा स्कूल से रेंज पे जाते थे। वहीं पे फ्रॉम आवर यूनिफॉर्म वाज लाइक टी-शर्ट एंड स्कर्ट,
कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पे हाँ, आते थे। बट इन दिल्ली पब्लिक आर्ट के पूरा। ओके। एंड वहाँ स्कूल से वो स्कर्ट और टी शर्ट में जाते थे, लंच खाते हुए गाड़ी में, और शूटिंग रेंज कर्णी सिंह पे पहुंच के वी यूज्ड टू क्विकली चेंज इनटू अ ट्रैक सूट और अपना इक्विपमेंट वगैरह तैयार करते थे, एंड देन वी वुड ट्रेन। एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि बिकॉज लाइक यू सेड कि इतना धूप से, फिर सीधे धूप में, प्रेशर है, सब कुछ है, I also fainted at the range with the gun in my hand. Oh. So that was a bit scary, but like I said, that I was living with that challenge every day. हर दिन एक चुनौती था. But आज अगर मैं पुरानी बातों को याद करती हूँ तो लगता है कि शायद वही एक पागलपन सा था, जुनून सा था, कि हर दिन उस संघर्ष को मुझे बहुत मजा आता था. और कभी भी उस चैलेंज को अपने सामने देख के, आज भी जिंदगी में कोई भी चैलेंज होता है तो कभी भी मैं हदस्ती नहीं हूँ, निराश नहीं होती, लेकिन उस चैलेंज को देख के लगता है कि हाँ, अब इससे कैसे पार होंगे. बिल्कुल. और एक तरीके से जिंदगी का, और मुझे ये निशानेबाजी ने या मेरी खेल की स्पर्धा ने मुझे आज ये जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाया है. बिल्कुल. कि जब सामने कोई चुनौती आए तो उससे हदसना या निराश नहीं होना. जीत और हार का फैसला बाद में होगा, लेकिन जब चुनौती आए तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, और किस तरह से उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से उसको अप्रोच करा जाए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. बिल्कुल बिल्कुल. और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ये पॉसिबल हो पाता है कि आप अपने खेल में भी आगे रहें और राजनीति में भी आगे रहें और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलें, क्योंकि दोनों ही फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें प्रेशर बहुत होता है. जी. आप खेल में जा रहे हैं, ओलंपिक्स 4 सालों में एक बार आता है, खेलों का महाकुंभ है. जब आप वहां जाते हैं तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है. वो एक आम इंसान शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, हजारों जगहों से लोग आपको देख रहे हैं और अनगिनत कैमरास लगे हुए हैं. आपके एक एक शॉट पर सबकी नजर रहती है और ऐसे में कितना प्रेशर फील होता है ये मैं समझ सकती हूँ. लेकिन शायद मेरी बातें या आपकी बातों को जानकर लोग समझेंगे कि कितना प्रेशर होता है. आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में, क्योंकि वहां पर तो मेडल्स की बारिश हुई, लेकिन ओलंपिक्स में एक अलग प्रेशर के साथ जब आप पहुंची तो थोड़ी सी निराशा हाथ लगी. जी. तो कॉमनवेल्थ से शुरू करते हैं और फिर ओलंपिक्स पे आते हैं और फिर अगले ओलंपिक्स की भी बात करते हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स देखिए, मेरे लिए राष्ट्रमंडल खेलों पर विजय होना सिर्फ मेरा व्यक्तिगत सपना नहीं, लेकिन मेरे पिताजी से किया हुआ एक वादा था. और क्योंकि एक कम उम्र में मैंने उन्हें खोया था, और जो लास्ट मेरी उनसे बात हुई थी वो भी राष्ट्रमंडल खेलों में एक अच्छे प्रदर्शन को लेकर हुई थी. तो निश्चित रूप से उस जीत को मैंने इमोशनली अपनी जिंदगी से जोड़ा हुआ था. और वो कहावत है ना कि हम तो अकेले चल पड़े थे, पलट के जब देखा तो पूरा का पूरा जमाना साथ था. और उसी सफर को जब शुरू किया था, निशानेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, तो लोगों के साथ साथ सबसे पहले एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बढ़ती हैं अपने माता पिता की. तो हमारे पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन बढ़ी, उनको भी लगा कि नहीं, जैसे अच्छा खेल रही है, आगे खेल के जीत सकती है, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जीत सकती है. तो उनसे मेरी आखिरी बात वही हुई थी. एंड 2010 में वो गुजर गए, और एक 8 साल का लंबा संघर्ष के बाद हमने स्वर्ण पदक जीता था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में. तो उस चीज को, अगर मैं उस सफर की बात करती हूँ, तो प्रेशर उतना महसूस नहीं हो रहा था जितना, या प्रेशर झेलने की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि अपने पिता को किए गए वादे का जो संकल्प लिया था वो उस प्रेशर से कहीं ज्यादा ऊंचा था, बड़ा था. और एक सफर जो एक बेटी और पिता के सपने से शुरू हुआ, उस 8 साल के सफर में बिहार के बहुत लोग, भारत के बहुत लोग उस सपने को से जुड़ चुके थे. तो जब इतने सारे लोग, एंड आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकली, लेकिन जब इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो जितना भी प्रेशर हो वो कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाता है, वो बट जाता है सब. बिल्कुल बिल्कुल. ओलंपिक गेम्स तक जब पहुंचे तो एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे, लेकिन मेरा पहला ओलंपिक गेम्स था. और जैसा आपने कहा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि किस तरह का प्रेशर होता है. मुझे आज भी याद है, मैं शायद इस उदाहरण से लोगों को समझा पाऊं कि कितना प्रेशर होता है. जब सुबह से उठते थे तो रात के 9, साढ़े 9 बजे तक का एकदम शेड्यूल बना रहता था. टाइट शेड्यूल होता है क्या? टाइट शेड्यूल रहता था, और उसी में रिक्रिएशनल टाइम भी रहता था.
आप ऐसा नहीं है कि आप अपने कमरे में ना, हम वैसे खिलाड़ी नहीं थे कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले और किसी से बातचीत नहीं करें। तो रिक्रिएशनल टाइम हो, ट्रेनिंग टाइम हो, कोच के साथ कुछ टेक्निकल डिस्कशन हो, वो सब चीज का प्लान बंधा हुआ था। सुबह से उठ के मतलब वार्म अप हो, शाम आके वर्कआउट करना है, रेंज कितनी बंदूक चलाने, कारतूस चलाने, क्या क्या करने, सबका बना हुआ था। अब 9:30 बजे था कि अब सोना है। अब नेचुरली आप एक पेन पेपर को डायरी पे लेके लिख सकते थे, दिस इज व्हेन योर नाइट टाइम और योर स्लीप टाइम स्टार्ट्स। लेकिन रात को जब आप 9:30 बजे उस बिस्तर पे लेटते थे, लाइट ऑफ कर देते थे, तो उस पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ ख्याल के अलावा और कुछ नहीं आता। बिल्कुल। अच्छे, बुरे, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ खेल से जुड़े हुए, कुछ ओलंपिक से जुड़े हुए, कुछ माँ से जुड़े हुए, कुछ राजनीति से जुड़े हुए, लेकिन वो ख्याल बहुत क्राउड कर देते थे। तो दिमाग एकदम जैसे टेबल टेनिस का कोई पिंग पोंग टेबल होता है ना, टक 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 चल रहा है, और दिमाग वैसे चलता रहता था। और उसको कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया कि हाउ डू यू टीच योरसेल्फ टू स्लीप। नॉर्मली लोग इतना दिन भर थक जाते हैं, सो जाते हैं, किसी ने सिखाया ही नहीं कि भाई सोते कैसे हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ी कठिनाई मेरे लिए उस दौरान वो थी कि शाम को जब, रात को जब कुछ भी शेड्यूल्ड नहीं है, तब उस खाली दिमाग को शांत करके सोए कैसे, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा होता है पूरे दिन में। और पेरिस ओलंपिक गेम्स में आप जानती हैं, सब लोग जानते हैं मीडिया की तरफ से, कि खाने में कितनी प्रॉब्लम थी। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों से लेके इतनी बड़ी बड़ी, जो एक सपना है, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक गेम्स में, तो उस सपने से लेके इतनी छोटी छोटी चीजों तक ध्यान जाता था। बिल्कुल। और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट होता था मेरे लिए। कोई फैमिली से गया था आपके साथ वहां पर? हाँ, मेरे पूरे राजनीतिक और पूरे निशानेबाजी के करियर में my mother has always supported me. My mother, my sister and my मासी, ये 3 महिलाओं का मतलब साथ, पूरे वुमेन आर्मी जो है इनके साथ लगी रहती है। ये तीनों महिलाओं का साथ मेरे साथ हमेशा रहा है, मेरे और खास तौर से मेरे निशानेबाजी के करियर में। और मुझे, अगर आप समय अलाउ करते तो मैं छोटा सा एक कहानी बताना चाहती हूँ। 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत रोमांचक मोड़ पे आकर गोल्ड मेडल डिसाइड होना था, मेरे और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहे थे गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी थी, एमा कॉक्स उनका नाम था, उनके और मेरे बीच में गोल्ड मेडल का टाई शूट होना था, लाइक अ पेनल्टी शूट आउट, और यू नो सडन डेथ जिसको बोलते हैं जी। और सिर्फ हम दोनों के बीच में था। तो पूरा स्टेडियम ऑजी ऑजी का नारा लगा रहा था, ताली बज रही थी, ऑफ कोर्स होम ग्राउंड एडवांटेज उसी को कहते हैं। और उस वक्त मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े चक्कर में पड़ गए। क्योंकि एक तो फॉरेन लैंड, ऊपर से भारत में अभी तक किसी ने स्वर्ण पदक निशानेबाजी में, खासतौर से शॉटगन की स्पर्धा में नहीं जीता था, तो वो प्रेशर भी था। पिताजी का सपना पूरा करने वाली बात की, करोड़ों बिहारी और भारत के लोग हमारे साथ थे, तो उनका भी सपना पूरा करना था। बट वहीं पर बड़ी धीमी बट बड़ी मजबूत आवाज 3 महिलाओं की आई। वो यही 3 महिलाएं थी, मेरी माँ, मेरी मौसी और मेरी बड़ी बहन। इन दिनों ने बड़ी दमदार आवाज में बोला, भारत माता की, एंड ऑब्वियसली माय सिस्टर वाज लाइक, इंडिया। एंड आई रिमेंबर लिसनिंग टू दैट थ्रू माय ईयरमफ्स, एंड आई वाज लाइक, ओके, आई कैन डू दिस, अब ये कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर माय पीपल इन द स्टैंड आल्सो। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल दैट यू लव, फॉर देम टू सपोर्ट यू। सबसे ज्यादा देखिए, हर कोई सपोर्ट कर सकता है आपको जिंदगी में, किसी भी फील्ड में सब लोग का सपोर्ट हो सकता है, आप बहुत अच्छा भी कर रहे होते हैं, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं, पीपल दैट यू लव, जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलता ना, तब तक वो बूस्ट नहीं मिलता, वो हौसला नहीं मिलता। तो मेरे लिए इन तीनों महिलाओं का मेरी जिंदगी में बहुत ही अहम रोल रहा है। तो लोगों की लाइफ में होता है, कई बार हमने ये सुना भी है, एक बिहारी सब पर भारी। यहाँ 4 बिहारी थे जो सब पर भारी पड़ गए और गोल्ड मेडल आ गया भारत की झोली में। तो श्रेयसी, ये तो हो गई कॉमनवेल्थ की बात, ओलंपिक्स का भी आपने बता दिया, लेकिन क्या आपको वो याद है जब पहली बार आप किसी टूर्नामेंट में गई थी, जब आपने खेलना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो पहला जो टूर्नामेंट होता है ना, वो अमिताभ बच्चन की बात है कि पहली बार सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद वो बार बार होती हैं चीजें, अलग हो जाती है, वो सेकंड थर्ड टाइम होती है, लेकिन
कोई भी चीज पहली बार होती है वो हमेशा आपके दिमाग में घर कर जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो अच्छी बातें होती हैं या खराब बातें होती हैं। सो कोई पहला टूर्नामेंट जो आप बताना चाहें? आई थिंक जो मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल था, गोल्ड मेडल था, फिनलैंड में जीता था मैंने। और आई रिमेम्बर कि मैं वहाँ गोल्ड मेडल जीत गई, तब तक सब कुछ ठीक था, जब तक मैं ऑन फील्ड थी एकदम सारा प्रेशर, सारा इमोशन, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड, ठीक है। और मैं अपना फाइनल शॉट लिया, स्वर्ण पदक जीता, सब लोगों ने हल्ला किया, मैंने बड़े कामली टर्न अराउंड करके सबको वेव किया, थैंक यू किया, अपने कोच से मिलने गई। वहां से आने के बाद जब हम लोग अपने रेस्ट एरिया में गए तो हमारे कोच ने हमको फोन ला के दिया दैट इट इज योर पेरेंट्स, आपके मदर फादर फोन पर हैं टू कंग्रेचुलेट यू। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं अपने माता पिता को कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, दैट वाज आल्सो इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एंड ऑल दैट। सो आई वाज सो हैप्पी, ओवरवेल्म्ड कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे और मेरे आंख से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 या 7 मिनट, जब मेरे पेरेंट्स मुझे कंग्रेचुलेट कर चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, तो फाइनली उन लोग ने पूछा, अच्छा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम इंडिया वापस आ रही हो, क्या खाना पसंद करोगी? माता पिता बस यही बातें पूछते हैं, मम्मी खास तौर पर। I was a foodie, so and they knew कि बाहर जाके कोई भी, और 17 वर्ष के होंगे, 17-18 साल के होंगे, तो उस वक्त घर का खाना बहुत याद आता है, स्पेशली ना, और हम लोग फिनलैंड में एक बहुत ही छोटे टाउन में थे, वी वर नॉट इन हेलसिंकी कि सब चीजें हैं आसपास, तो घर के खाने की याद आती थी फॉर श्योर, देयर इज नो डिनाइंग दैट। सो दे वर ऑल लाइक जस्ट टू काम मी डाउन, दे वर लाइक अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि खाना क्या खाओगी? क्या बात है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में ऐसी ही चीजें सोचते हैं, और मुझे लगता है छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो आपके दिमाग में, आपके दिल में घर कर जाती हैं। बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अगर कोई बच्चा फरीदाबाद से दिल्ली भी जा रहा है ना, तो माँ उसको फोन करके पूछती है रात को खाने में क्या खाओगे। तो ये पेरेंट्स का बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, चाहे बच्चा पास हो, चाहे फेल हो, चाहे गोल्ड जीते या ना जीते, पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स ही रहते हैं, तभी वो भगवान भी कहलाए जाते हैं। एब्सोल्युटली। श्रेयसी, आपके फादर के जाने के बाद कहीं ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स में वो एक छत जो आपको गाइड कर रही थी, आपको समझा रही थी, आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो कहीं छत चली गई है? कुछ ऐसी फीलिंग आई है आपको? क्योंकि शूटिंग उनका था जिसको आपने देख के आगे बढ़ना सीखा था, समझा था, तो उस दौरान कहीं, क्योंकि उसके बाद आप कॉमनवेल्थ खेली, और कॉमनवेल्थ में जो आपने सिल्वर जीता, फिर गोल्ड जीता, फिर ओलंपिक्स में पहुंची, ये छोटी चीजें नहीं होती। एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप्स में पहुंचना, ये सारे सिलसिले उसके बाद के हैं। तो खुद से इतना बड़ा दृढ़ निश्चय, अकेले चलना, ऐसे दौर में किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा? आपके कोच, ऑफ कोर्स उन्होंने गाइड किया होगा, आपकी मदर रही होंगी, लेकिन ये ताकत, ये जज्बा कहाँ से आता है? क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते जिसको देख के आपने उस फील्ड में कदम रखा हो, और वो आपके अपने पिता। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आज भी जिंदगी में इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होगा कि एक 17-18 साल की वर्ष की बेटी का उनसे उनका पिता छीन लिया जाए। तो उस दुख को, मुझे लगता है बहुत लोग बोलते थे कि विद टाइम ठीक हो जाएगा, ये हाँ ठीक हो जाएगा, कम महसूस होगा। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कम महसूस होता है। मैं आज भी अपने पिताजी को उतना ही याद करती हूँ जितना जिस दिन वो गुजरे थे और उनकी याद आई थी। और लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मेरी मदर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने, सबसे बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आई थी, उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर खोया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फादर और एक मदर का रोल निभाया। और जहां भी अगर मेरी मदर कमजोर पड़ी तो मेरी बड़ी बहन ने वो रोल अदा किया। और इन दोनों के वजह से मुझे जो फादर की कमी बड़े होते हुए लेट टीन इयर्स में या प्रोफेशनल करियर्स में, क्योंकि मैं मात्र 29 साल की थी जब मैंने बिहार विधानसभा लड़ने का निर्णय लिया, तो कम उम्र में जब ये कठिन फैसले लेने थे, उस वक्त इन दोनों का सपोर्ट भी रहा, इन दोनों की क्रिटिकल थिंकिंग भी रही, इन दोनों की रैशनल थिंकिंग भी रही, और इसलिए मुझे कभी वो कमी महसूस नहीं होने दी। कमी जरूर लगती थी कि पिता नहीं है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने में या कोई भी
सफलता को पाने में या कोई भी असफलता को झेलने में कभी भी उनकी कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास दो ऐसे व्यक्ति हैं, महिला और पुरुष में नहीं जाएंगे, लेकिन दो ऐसे लोग हैं जो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं और जो अपने विवेक के साथ मेरे लिए या मेरे साथ निर्णय लेने में हमेशा खड़े हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज मैं जिंदगी में इतना आगे बढ़ पाई। मैं घर में छोटी थी तो माँ और बड़ी बहन का साथ जितना रहा, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कितना कॉम्प्रोमाइज किया मेरे आगे बढ़ने के लिए, ये शायद इसकी चर्चा मैं खुद नहीं कर सकती और उन्होंने कभी इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। लेकिन आज क्योंकि एक उम्र पर हम पहुंच गए हैं और देख सकते हैं चीजों को और अच्छे से, तो लगता है कि मेरे आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया, उन लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। लोग मुझे जानते हैं, चिनते हैं, लोग मेरे फैंस हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन को वो ख्याति नहीं मिलती। इसलिए आज आप रेडियो के माध्यम से जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मैं उनकी बात हमेशा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ी। बिल्कुल, उन दोनों का भी साथ था, उन दोनों का भी संघर्ष था। बिल्कुल बिल्कुल। और वुमेन पावर बहुत खास तौर पर से यहाँ पर दिखती है। ओह एब्सोल्युटली, वी आर चैंपियंस ऑफ वुमेन्स वॉइस, बोथ मी एंड माय सिस्टर, थैंक्स टू आवर मदर। हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाने की सोच और समझ रखी है और एक कम उम्र से हम लोग जहां भी प्लेटफॉर्म मिला इस चीज को रखते आए हैं, बोलते आए हैं। जी जी बिल्कुल। और श्रेयसी शायद नहीं जानती, लेकिन मैं आपकी मदर से मिली हूँ नेशनल चैंपियनशिप के दौरान। शूटिंग रेंज पे उनसे मुलाकात हुई थी, थोड़ी देर के लिए बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल। और मुस्कुराती रहती हैं, बहुत सिंपल छवि की महिला है, मुस्कुराती रहती हैं और अपनी बेटी को उस दौरान भी मेडल जीतते हुए देख रही थी और तालियां बजा रही थी जब स्टैंड में सब खड़े हुए थे, बिकॉज आई वाज होस्टिंग दैट सेरेमनी, सो इसलिए मैं उनसे मिली थी। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी कुछ यादें होती हैं, बहुत ताज़ा रहती है, तो मेरे जो जहन में आई वो मैंने आपसे शेयर करी। अब बात करते हैं वापस ट्रैप शूटिंग की। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। जब हम शूटिंग की बात करते हैं, जब आपने शुरुआत करी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते या फिर बाकी खिलाड़ी जो थे वो धीरे धीरे, अभिनव बिंद्रा जीत चुके थे, बाकी खिलाड़ी आ रहे थे, तो ऐसे में आपने काफी जल्दी शुरुआत करी बाकियों के मुकाबले, अगर मैं कहूँ जो आजकल की जनरेशन है। पर अब शूटिंग में बहुत सारे बच्चे जाने लगे हैं जी। मतलब अब पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा 8-9 साल का हो तो फटाफट उसे शूटिंग की ओर भेज दें, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है, मेडल्स बहुत आ रहे हैं आज की तारीख में। बट लोग बेसिक्स शायद नहीं जानते कि शूटिंग में जाने से पहले, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैप शूटिंग, जैसे आपने कहा 12 साल से पहले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके शोल्डर्स, आपके मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होते और उसमें झटका लगता है बहुत तेज। जो आपके पास जो गन होती है बहुत भारी होती है, उसका बैग ही बहुत भारी होता है जब आप लेके चलते हैं। सो क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या गाइड करना चाहेंगी पेरेंट्स और बच्चों दोनों को? देखिए, शूटिंग में जिसको सबसे पहली बात तो जिस बच्चे को रुचि है, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है, उसी बच्चे को खेल में या निशानेबाजी में आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद से रुचि और इंटरेस्ट नहीं होगा ना, माँ बाप के पुश करने से नहीं होगा। बिल्कुल। आपको टीवी पे लगता है कि बहुत आसान है मेडल जीतना या बहुत सारे मेडल्स शूटिंग में आ रहे हैं, लेकिन किसी भी एक शूटर से पूछ के देखिए कि उस शूटर ने अपनी जिंदगी में कितना त्याग किया है उस एक पदक को जीतने के लिए। बिल्कुल। तो सिर्फ हम जीत देखते हुए ये नहीं निर्णय ले सकते कि हम भी अपने बच्चे को चाहते हैं। वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन जब तक बच्चे के मन में खुद से नहीं आए तब तक उसको किसी भी फील्ड में पुश नहीं करना चाहिए, मेरे सबसे पहली राय है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि शॉटगन एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें निश्चित रूप से हमें कभी भी जो मसल डेवलपमेंट जब तक पूरा नहीं होता है, जो 11-12 वर्षीय ही होता है, उससे पहले नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज नथिंग इन लाइफ इज एट द एक्सपेंस ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल। तो उस फिजियोलॉजी को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, उस साइंस को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। और जब डेवलप हो जाए बच्चा उस तरीके से, मसल उतना डेवलप हो जाए, तभी उस बच्चे को इस खेल में आना चाहिए। और मुझे लगता है तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्योंकि शॉटगन जो हम चलाते हैं वो 12 बोर होती है, हिंदी में हम बोलते हैं, एंड इट्स अ डेंजरस वेपन, इट शुड नॉट बी टेकन ईजी। तो जिस भी निशानेबाज को निशानेबाजी में आनी है, सबसे पहली चीज एक बंदूक को कैसे हैंडल करो
बिल्कुल ये सीखना जरूरी है। बंदूक को चलाने से पहले बंदूक की सेफ्टी को सीखना ज्यादा जरूरी है। And these are the three suggestions that I can give from my side. बिल्कुल। और श्रेयसी, एक और चीज है जो ये जो ट्रैप होता है, ये थोड़ा महंगा स्पोर्ट है। बहुत सारे लोग जब कभी बात करते हैं या हम रेडियो पे कभी किसी खिलाड़ी से बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि ट्रेनिंग कैसे लें, गन्स कितने की होंगी, कितना खर्चा हो, क्योंकि शूटिंग अपने आप में एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट तो रहा है शुरू से। सो ये कैसे मैनेज करें? क्या इसमें जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है वो बहुत सोचता है जाने से पहले ऐसे खेलों के बारे में, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल, थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। महंगाई इस कारण भी है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं वो भारत में नहीं बनता है। चाहे हम क्ले टारगेट्स की बात करें, चाहे हम एम्यूनेशन की बात करें, या हमारी 12 बोर बंदूक के बारे में बात करें, तो ये सब चीजें क्योंकि हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं तो निश्चित रूप से उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और सेफ्टी मेजर्स होते हैं तो एक रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो नेशनल खेलता है, जो नेशनल रिनाउंड शूटर रहता है, वो साल में एक ही बंदूक इंपोर्ट कर सकता है और उसके बाद भी वो अपने लाइसेंस पे 2 ही बंदूक रख सकता है। तो इन सब चीजों के वजह से, क्योंकि बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट, गन लॉज आर इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री, और उस वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है, और ये अब आपको शायद लगेगा कि मेरे अंदर से एक पॉलिटिशियन बोल रहा है, लेकिन ये सच है क्योंकि मैंने इस व्यवस्था को अपने सामने सुधरते हुए और बेहतर होते हुए देखा है। आज की डेट में अगर हम सरकार की बात करें तो अनेकों स्कीम्स के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से बच्चों को खेल में प्रोत्साहन देने के लिए सोशल पॉलिसीज को चेंज किया जा रहा है। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इक्विपमेंट को इजीली अवेलेबल कराया जा रहा है। और जब बच्चे एक लेवल पर आ जाते हैं, चाहे भले ही वो स्टेट लेवल हो जाते हैं या नेशनल लेवल हो जाते हैं, तो स्टेट लेवल पर आने पर भी बहुत सारे राज्य भारत में आज ऐसे, और बिहार भी उसमें शामिल है, जबकि बच्चों को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो वेदर वो एक स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हो, वेदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, काफी जरियों से आज सरकार भी मदद कर रही है खेल में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि के, आज तो प्रोत्साहन राशि भी बढ़ गई है, काफी बढ़ गई। आपने देखा कि गोल्ड मेडल अब ओलंपिक्स में आप लाइए तो आपको 7 करोड़ तक केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। उसी तरीके से स्टेट्स भी अपने आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके सिर्फ वो एक राशि की बात नहीं है, उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। और वो चाहे स्टेट लेवल पर हो, गवर्नमेंट लेवल पर हो, या मतलब एमएनसीज के साथ हो, स्पोर्ट्स सेक्टर्स में हो, आजकल वो जॉब अपॉर्चुनिटीज और सेक्टर्स भी बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब की जो मानसिकता है वो अब धीरे धीरे बदलते जा रही है, और इसमें सरकार और समाज दोनों का साथ है। समाज इसलिए भी मैं बोलूंगी क्योंकि आज जैसे हम मानव रचना की ही बात करते हैं, तो मानव रचना ने भी अपना एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाया है, जिसमें बच्चों को कम राशि पर खेलने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वो फैसिलिटीज मिलना बहुत बड़ी बात है। मिल रही है, जिससे कि बच्चे सिर्फ फिर स्कूल कॉलेज तक खेल के रुक नहीं रहे, वो भी आगे जाके स्टेट और नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। मैं खुद मानव रचना की एक शिष्य रही हूँ, निशानेबाजी के एकेडमी से मैंने भी यहाँ पे प्रशिक्षण लिया है। तो निश्चित रूप से जब समाज और सरकार आके किसी भी एक फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन रूप से सामने आता है। और आज भारत एक जीता जागता उदाहरण है खेल की स्पर्धा। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ एक मेडल के लिए तरसता भारत, आज बहुत से मेडल आ रहे हैं और आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा मेडल आएंगे। आगे लॉस एंजलिस की क्या तैयारी चल रही है? लॉस एंजलिस से पहले आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट, हमें बात कर लेनी चाहिए आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, ये मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आप बीजेपी से हैं जी, और बहुत छोटी उम्र में राजनीति को भी ज्वाइन कर लिया आपने, और क्या आपको उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आप खेलों से ताल्लुक रखती हैं तो खेल मंत्री भी बन सकती हैं? देखिए, हमने बताया अपने फादर के बारे में, कभी भी हम राजनीति में किसी पद के लिए नहीं आए,
नहीं, ये पर हमको एक खिलाड़ी को अगर ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो ग्राउंड लेवल से समझता है चीजें। ये निर्णय मेरा और आपका नहीं हो सकता है, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है। हम एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, और ये निर्णय मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है कि आप जब मेरी विवेक का, मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिस पद पर चाहेंगे आप कर सकते हैं। मेरा राजनीति से सिर्फ इतना ताल्लुकात है कि मैं जिस विधानसभा या जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, वहां ईमानदारी और सेवा भाव के साथ राजनीति करके दिखा सकूं, वहां पर जात नहीं बल्कि जमात की राजनीति करके दिखा सकूं। ये मेरा संकल्प है और ये मेरे सिद्धांत है। मुझे विरासत में ना तो निशानेबाजी मिली, क्योंकि निशानेबाजी में भी पापा और बाबा साहब एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर थे, और मेरे फादर क्योंकि पॉलिटिशियन भी थे, तो लोगों को लगता है कि मुझे विरासत में राजनीति और निशानेबाजी मिली। मैं आज आपके रेडियो चैनल के माध्यम से एक बात फिर कहना चाहूंगी कि मुझे विरासत में सिर्फ और सिर्फ संस्कार मिले थे। इन संस्कार को लेकर मैं आगे कैसे बढ़ी, किस निर्णय का और किस संघर्ष का सामना मुझे करना पड़ा, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। बिल्कुल। और सिद्धांतों और संस्कारों को लेकर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आने वाले समय में किस पद पे मुझे बैठाया जाएगा, किस पद तक मैं पहुंच पाऊंगी, और ये जनता, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स बहुत ट्रांसपेरेंट है, जनता वोट करती है। आज के युग में आप किसी का हाथ उठाकर किसी बटन पे नहीं दबा सकते। उस 2x2 के कमरे में जाकर व्यक्ति किस प्रतिनिधि को या किस पार्टी को बटन दबाता है, ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता चाहेगी, उनका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो बहुत से पद आएंगे जाएंगे जिंदगी में, लेकिन जिस सेवा और ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आज के समय में जमुई और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया रहा जो बातचीत इन्होंने करी है, और एक महिला खेलों में भी है, राजनीति में भी है, और जी जान से सेवा कर रही है। छोटी उम्र में अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आगे जाके तो पता नहीं क्या ही होगा। सो ये तो बात हो गई राजनीति की, और कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में हमें बताना चाहेंगी? क्या खास रहा आपके कॉलेज के दौरान, जब आप हंसराज कॉलेज में थी या जब आप मानव रचना में भी थी? क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स वालों को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। दोनों कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एक अलग ही लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल। कॉलेज का लाइफ स्टाइल तो सच मानिए तो मैं जी ही नहीं पाई, क्योंकि हम लोग जहाँ भी स्पोर्ट्स वाले मिल जाते थे तो वो स्पोर्ट्स की चर्चा होती थी, वो ऑन फील्ड प्रैक्टिसेस की बात होती थी। तो आई डोंट थिंक दैट एक कन्वेंशनल कॉलेज लाइफ हम जिए हैं, क्योंकि वो लेट नाइट पार्टीज, वो कैफेटेरिया में गप और वो चाय पे चर्चा नहीं कर पाए, वो टाइम ही नहीं मिला। और एक एथलीट होने के नाते हमारा भी कर्तव्य था कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए। तो जब बच्चे रात में स्नीक आउट करके अपने बार्स या क्लब्स जाते थे या फिल्म देखने जाते थे तो हम लोग, और एंड आई एम टॉकिंग फॉर मोस्ट एथलीट्स, हम लोग लिटरली ये बात करते थे कि नहीं, यहाँ सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाएं या 5 बजे का अलार्म लगाएं ताकि सही टाइम पे फील्ड पहुंच पाए। तो वो ऑप्शन नहीं था अपने पास। लेकिन जब कॉलेज में, जो मैंने पहले भी बात की, उसी को मैं दोहराती हूँ कि कॉलेज में जब तक सही गुरु का साथ नहीं मिलेगा तब तक खिलाड़ी को, खेल को आगे बढ़ाना और पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मानव रचना में उन प्रोफेसर्स का साथ पड़ा। हमारे कैंपस में एक अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के आगे बढ़ के एक नेस्कैफे का कैफे है। उस नेस्कैफे कैफे पर बहुत सारी यादें हैं। कंपटीशन खराब हुआ तो टीचर्स वहां कॉफी पिलाने ले गए, एग्जाम खराब हुआ तो टीचर्स वहां कॉफी पिलाने ले गए, थके हुए ट्रेनिंग करके कैंपस आए हैं पढ़ाई करने के लिए, बुक्स लेने के लिए, टीचर्स से कुछ डिस्कस करने के लिए, तो वहां जाके कॉफी, कोल्ड कॉफी स्पेशली वहां जाके पी है। तो आई थिंक वो going to that Nescafe cafe became one of the most memorable moments of Manav Rachna for me. बिल्कुल, ऐसे प्रोफेसर सबको मिले जो बात बात पे कॉफी पिलाने ले जाएं, पर उसके लिए आपको ऐसा स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा। I think so, yeah. So श्रेयसी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें ऐसी जो आपने अपनी लाइफ के बारे में हमसे शेयर करी और स्पोर्ट्स फील्ड के बारे में हमसे शेयर करी। बहुत मजा आया बातचीत करके, और बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले बिहार चुनावों के लिए भी, क्योंकि ये जो आप कोशिश कर रही हैं
ये कोशिश एक नई जनरेशन ही कर सकती है। खेलों में तो आगे बढ़ गई हैं, लेकिन उस धरातल पर जाकर काम करना, ज़ीरो से उठकर काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है और जनता के सिलेक्शन के साथ आना, ये बहुत कमाल की बात है और उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही प्रतिनिधित्व करेंगी। अपने परिवार की जो संस्कार आपने लिए हैं, उनको आगे लेकर जाएँगी और सेवा भाव रखेंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। आज वाक़ई में जो हम लोग ने बात शुरुआत की थी कि ये मायके की तरह है मानव रचना हमारे लिए, वाक़ई में आज इतनी पुरानी यादें ताज़ा हुई है कि मानव रचना वापस ऐसा लग रहा है कि घर आ गए। एंड पूरा दिन कैंपस में गुज़ारे, लोगों से बात किए, बच्चों से बात किए, तो बहुत-बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बिल्कुल, कुछ अपने जमुई वाले एक्सेंट में, कुछ भाषा में कुछ बोल के बता दीजिए चलते-चलते। नहीं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, हम जमुई ऐसे में ही भी बोलते ऐसे ही हैं। बोलते हैं। तो बहुत लोग कनेक्ट करते होंगे आपसे, खास तौर पर से लड़कियां बहुत कनेक्ट कर पाती होंगी हाँ, इजीली। युवा-युवतियों से एक वो कनेक्ट रहता है, महिलाओं से भी, क्योंकि युवा और महिला, और मैं सिर्फ ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात नहीं कर रही हूँ, युवा और महिला सिर्फ उनसे कनेक्ट कर सकता है जो उनके जैसा दिखे, जो उनके जैसी बात करे, जो उनके हक की, उनके हित की बात करे। तो मेरा युवा और महिलाओं से कनेक्ट अच्छा रहता है। एक बेटी है, क्योंकि वहीं हमारा घर है, जमुई हमारा घर है, तो एक बेटी है तो उस अधिकार के साथ लोगों के घर में घुस भी सकते हैं, लोगों को से माफ़ी भी माँग सकते हैं और वही वहाँ की जनता हमसे लड़ भी सकती है, क्योंकि एक बेटी के ऊपर अपना अधिकार सब लोग समझते हैं। इसलिए वो प्यार का संबंध है जो वोटों में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, और आगे भी वो कन्वर्ट होता ही रहेगा और हम तो यही चाहेंगे कि मानव रचना का नाम आप जैसे विश्व पटल पर रोशन करिए, आप भारत की राजनीति में आगे बड़े लेवल पर लोकसभा में भी रिप्रेजेंट करें आगे आने वाले समय में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच श्रेयसी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बियॉन्ड द गेम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। तो आज के इस बियॉन्ड द गेम में बहुत सी बातें हमने कर ली हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ राजनीति की और संस्कारों की भी। ये जो खास एपिसोड रहा है, ये आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में ये सारी बातचीत जा सकती है, सारी जानकारियां जा सकती हैं और मैं चाहूंगी कि आप भारत की इस बेटी से जुड़ी हुई ये जो सारी बातें हैं, जरूर शेयर करें और जरूर सुने और देखें भी। फिलहाल बियॉन्ड द गेम में बस इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।